हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आज है कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है वन, वन्यजीव और संरक्षण। पिछली क्लासेस में हमने कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ी तथा अगली 2 क्लासों में उनका एमसीक्यू भी किया, यानी पूरी 6 की जो पुस्तक थी, उसका सारा हमने तो कुछ देख लिया है, कंप्लीट हो चुकी है वो। अगर आपने नहीं देखा है, तो जाकर अभी देखिए उसको और उसके बाद ये 7वीं कक्षा की पुस्तक आप देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ हम पहले थोड़ा सा वनों का महत्व देख लेते हैं कि वनों का महत्व है क्या। तो वन प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में हमें सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ जलवायु को सम बनाते हैं। सम का मतलब जलवायु समान रखते हैं, उसमें उतार और चढ़ाव नहीं होने देते। वन आजीविका के साधन होते हैं, यानी मनुष्य जीवन यापन के लिए वन आवश्यक हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वन से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद और खस इतनी सारी जो है हमें मिलती है। कई प्रकार के औषधियां भी जो इससे प्राप्त होती है। आगे हम वनों का प्रकार देखेंगे। पहले तो देखेंगे प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक स्थान के आधार पर हम देखेंगे। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। कितना? 10वां, 1/10 पर वन है, जबकि होने कितने चाहिए? 33% पर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, यानी सर्वाधिक वनों का क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर में। और सबसे कम वन क्षेत्र हो जाएगा चूरू जिले में। वनों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ये वर्गीकरण प्रशासनिक दृष्टि से है, ठीक है। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित को अंग्रेजी में कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। RESEVERED, रिजर्व फॉरेस्ट इसको कहते हैं। ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं, यानी सरकार का इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यानी इस वन में पशु नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते। ये कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक है। 1/3 यानी 33% से भी जो है ज्यादा वन है ये। उसके बाद है सुरक्षित वन। सुरक्षित को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये वन भी ये वन भी जो है सरकारी नियंत्रण में आते हैं, यानी कि इन दोनों पर ही सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन आरक्षित में तो पूर्ण रूप से मनाही होती है लकड़ी काटने और पशु चराने पर। लेकिन सुरक्षित में देखो क्या है कि लकड़ी काटने और पशु को चराने की अनुमति दी जा सकती है। अगर सरकार चाहे तो अनुमति मिल सकती है, और आप अनुमति मिलने पर ही काट सकते हैं। अगर अनुमति नहीं तो नहीं काट सकते यहाँ पर भी। इस प्रकार के वन जो है वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्रफल फैले हैं, यानी कि लगभग लगभग 56% भाग पर सुरक्षित वन है राजस्थान के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन कौन से हैं? तब आंसर होगा सुरक्षित वन, या इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके बाद तीसरा वर्गीकरण है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड। इस श्रेणी के वन में पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध जो है नहीं होता। इन वनों में आप कुछ भी अपने मर्जी से लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, ठीक है।
ये हो गए 3 वर्गीकरण। अब इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से वन का वर्गीकरण भी हमें देखना है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन जो है प्रमुख पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी जो है 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला तो है आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। पहला प्रमुख वर्गीकरण है कांटेदार वनों का। राजस्थान का अधिकतर हिस्सा जो है उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वन में झाड़ियां और कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ये यहाँ मुख्य वृक्ष हैं आपके रोइड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, नीम और केर। इस तरह के वन जो हैं कंटीले वनों में पाए जाते हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है। यानी कंटीले वन में जो भी वन पेड़ होंगे, ऐसी मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। मरु यानी रेगिस्तान, उद्भिद यानी उससे उत्पन्न होने वाला, मरुस्थल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात मरुस्थल में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? मरुद्भिद। अब कंटीले वन की विशेषता देखिए। यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम। इस क्षेत्र में वृक्ष की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम होगा। पेड़ की जड़ें कैसी होंगी? गहरी, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त करते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। ये राज्य वृक्ष भी है, यानी खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। ये देखिए, राज्य पुष्प रोहिड़ा, ये इसका चित्र है। ठीक है, रोहिड़े को नहीं, रोहिड़े के पुष्प को जो है राज्य पुष्प का दर्जा मिला है। सेवण घास, ये अत्यधिक पौष्टिक घास है, जो कहाँ मिलेगी? आपके जैसलमेर में। उसके बाद वन का दूसरा वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, यानी अपने पत्तों को झाड़ने वाले वन, वो भी कैसे? शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी हम कहते हैं, क्योंकि मानसून के अंदर ये हरे भरे हो जाते हैं और जैसे मानसून जाता है तो ये अपना जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक, इन जिलों में पाए जाते हैं। अब इन वनों में कौन कौन से जो है वृक्ष पाए जाएंगे? देखिए, सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर का, थोक, ढाक, साल, सीताफल हो गया, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नीम देखिए, कंटीले वनों में भी था, इनमें भी है। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। ठीक है, पतझड़ वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ियां कैसी होती है? मजबूत। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इनको जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं। आगे आपके अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन, सदाबहार का क्या अर्थ हुआ? वर्ष भर हरे भरे रहने वाले। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपसे पूछे राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जो आबू पर्वत का क्षेत्र है, अरावली का आबू पर्वत क्षेत्र, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अब देखिए राजस्थान में कहाँ कहाँ पहाड़ियां हैं। अरावली की जो जितनी भी लंबी लाइन है, वहां पर कौन से वन? सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस और सागवान वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। अब आगे है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र, इनको क्यों बनाया गया? एक तो वनस्पति को संरक्षण प्रदान करने के लिए, प्लस जीव, जो वनों के जीव है उनको सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। पहले हम देखेंगे केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले में? भरतपुर में। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल और बटेर आदि वृक्ष आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में पाया जाता है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण पक्षी हो जाएगा आपके लिए साइबेरियन क्रेन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय और मगरमच्छ पाया जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? बाघ संरक्षण के लिए, और इसको बाघ संरक्षण परियोजना में भी शामिल किया गया है। उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा जिले में फैला हुआ है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला है, यहाँ बाघ, रींछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स भी जो है आपके लिए बाघ के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन केवलादेव जो है आपके साइबेरियन क्रेन इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य, यानी भय से मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव जो है तालिका के रूप में अभी हम देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, यह है आपके जैसलमेर और बाड़मेर में। अब इसका नाम देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान, नाम में है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है, कहीं करके मत आ जाना वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। ये केवल और केवल अभयारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। किन जिलों में है? जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखिए इसमें कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं। गोडावण जो राज्य पक्षी है वो कहाँ मिलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिकर और नीलगाय। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए आपको बस जिला याद कर लेना, और एक पक्षी गोडावण जो हमारा राज्य पक्षी है उसको याद करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये गोडावण की शरण स्थली है। सेकंड, कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। यहाँ पर बगेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश आदि वन्य जीव मिलते हैं। उसके बाद एक कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य,
जो आपके राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। इन तीनों जिलों को याद रखना। कई बार ये प्रश्न आया है कि किन जिलों में फैला हुआ है। बाघ, भालू, चिकर और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। आगे फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है और बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबर के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अलवर के अंदर है और बाघ, जरख, सांबर और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, और ये याद रख लेना कि ये बाघ के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। टॉड गढ़रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके राजसमंद, पाली और अजमेर में फैला हुआ है। इन तीनों जिलों का भी याद रखना है। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रींछ इनके लिए प्रसिद्ध है। और आपको टॉड गढ़रावली के लिए तेंदुआ याद रख लेना, तेंदुए के लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। सातवां सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर में फैला हुआ है। खास तौर से प्रतापगढ़ याद रखना है। और यहाँ पर उड़न गिलहरी, सांबर और लोमड़ी मिलती है। तो सीता माता के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रतापगढ़ में स्थित है। लेकिन यहाँ पर कौन सा वन्य जीव जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है? सीता माता अभ्यारण्य में। फिर है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके सिरोही में है, जहाँ रींछ, जंगली मुर्गे, चिंकारा, चीतल और सांबर। एक तो है रींछ जो भालू की जैसा होता है, रींछ और जंगली मुर्गा, ये दो आपको याद रखने हैं कि ये कहाँ पर है? माउंट आबू में। अगला है रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके बूंदी में है और यहाँ विस्तारी सांप, बाघ और रींछ पाए जाते हैं। ठीक है। फिर है जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जयपुर के अंदर है और यहाँ बगेरा, जरख, सियार और भेड़िया मिलते हैं। अगला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपके कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये चंबल नदी के सारे सारे बना है। ठीक है। तो यहाँ पे कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 जिलों में ये फैला हुआ है। यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे घड़ियाल, जो मगरमच्छ के जैसा ही होता है घड़ियाल, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भेड़िया, सियार और लोमड़ी भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आपके यहाँ देखिए राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो स्थिति आप देख लीजिए। ये तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो आपके जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। इसके अलावा ताल छापर चूरू में है, फिर सरिस्का अलवर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा जो है आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जो कोटा में और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे नजर डालते हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवार सागर अभ्यारण्य, जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में, बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बस्सी में, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके चित्तौड़ में है। फिर है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी चित्तौड़ में है। इसके अलावा सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर में। धौलपुर में देखिए राम सागर, केसर बाग और इसके अलावा वन विहार, ये 3 धौलपुर में। फिर उसके बाद जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उदयपुर में है। उसके अलावा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां के अंदर,
ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। यहाँ पे 3 दे रखी है, लेकिन अब पूर्ण टोटल मिलाकर 5 हो गई है। देखिए नीचे, ये है वो 5 बाघ परियोजनाएं। पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उसके अलावा सरिस्का बाघ अभयारण्य, तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये 3 तो हो जाएंगे टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा 2 और अभी नए बना दिए गए हैं। एक है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो कोटा और बूंदी में पीछे पड़ा था, उसको भी अब टाइगर रिजर्व बना दिया। और इसके अलावा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, इसको भी बना दिया गया है। ये धौलपुर करौली में है। तो इन अब 5 हो चुके हैं, तो पांचों के नाम याद रख लेना। लेकिन तो जो 2 नए बने हैं, चौथा और पांचवा, इसको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न अब यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा देखिए आप कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊंट क्या हो जाएंगे, राज्य पशु। अब वन संरक्षण का प्रयास देखिए आप। राष्ट्रीय वन नीति 1952, यानी राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1952 में, और संशोधित हुई 1988 के अनुसार कुल भूभाग का 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। यानी कि किसी भी स्थान का 33% वनों से आरक्षित होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में आई थी। राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने के लिए लक्ष्य रखा गया। यानी कि राजस्थान की जो वन नीति आई 2010 में, उसमें लक्ष्य रखा गया कि राजस्थान के 20% भाग पर क्या होए, वन, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ। राजस्थान में वनों का विस्तार संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अब इसको छोड़िए, यहाँ पे सीधा कि जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे हम काजरी कहते हैं, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे आफरी कहते हैं, स्थित है। तो काजरी और आफरी दोनों कहाँ हो जाएंगी, जोधपुर में। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वन और वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। इसके अलावा एक खेजड़ली जो घटना है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में, कौन से गांव, खेजड़ली ग्राम में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। उस समय जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। कौन, अभय सिंह, जिसका सेनापति था गिरधर दास। उसको जो है वनों को काटने के लिए भेजा गया था। अब कहानी देखिए कि ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, विरोध। अमृता देवी के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में सन 1730 में 363 स्त्री और पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए क्या किया, वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दे दिया। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, यानी भाद्र शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र मेला लगता है। और खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है आपके, 12 सितंबर को। 12 सितंबर 1978 को पहला खेजड़ली दिवस मनाया गया। अब यहाँ देखिए, अमृता देवी बिश्नोई के समय
जो जोधपुर ये जब कांड हुआ तो जोधपुर का राजा था अभय सिंह, उसका सेनापति, इसका भी नाम हमें पूछा जा चुका है कि कौन था, तो गिरधर दास। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ शब्दावली है, जैसे देख लेते हैं। वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित क्षेत्र। सदाबहार वन क्या होता है? सदा हरा भरा रहने वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। 1981 में यह घोषित हुआ था। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर उड़न गिलहरी मिलती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? आप इसमें आपके गोडावण की ये एक शरण स्थली है गोडावण की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे बाघों के लिए प्रसिद्ध है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो अब पार्ट अपना प्रथम कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं पार्ट 2 पर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।